सोच से शिखर तक। सोच को शिखर तक ले जाने के लिए आपकी सोच जब तक शिखर जितनी ऊंची नहीं होगी, आपका शिखर भी ऊंचा नहीं होगा। राष्ट्र निर्माता, शिक्षक, राष्ट्र प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, छोटों को असीम स्नेह और बड़ों के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले डॉक्टर राममोहन का जन्म मुजफ्फरनगर में एक जाट परिवार में हुआ। पिता श्री सुखवीर सिंह और माता श्रीमती दिलावरी देवी की 7वीं संतान थे। माता पिता के सुसंस्कार और अच्छी परवरिश की झलक राममोहन के रोम रोम में स्पष्ट दिखाई देती है। माता पिता रूपी ईश्वर का आशीर्वाद व अपने भाई बहनों का प्रेम ही इनके शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा बना। सच्ची लगन, सत्य निष्ठा और मेहनत ईमानदारी से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर राममोहन। राममोहन ने वो मंजर भी देखा है जब इनके पास अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं होता था। उस समय वो गायों को चराते हुए अपनी पढ़ाई करते थे। कठिन परिस्थिति में भी परिश्रम करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद शिक्षा विषय में बीएड की उपाधि उल्लेखनीय अंकों के साथ उत्तीर्ण करके गणित विषय में रिसर्च डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अपने करियर की शुरुआत वायुसेना में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के रूप में आरंभ की, लेकिन इनकी सोच कुछ अलग ही दिशा में थी। ये देश सेवक के रूप में देश सहायक बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। डॉक्टर राममोहन की सोच थी कि यदि एक शिक्षक चाहे तो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो इन्होंने यही रास्ता चुन लिया और शिक्षक बनकर देश को एक नहीं असंख्य देश निर्माता देने का एक प्रण लिया। आज भी शिखर के मुकाम पर हैं। डॉक्टर राममोहन एक कर्मठ और सामाजिक व्यक्ति हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर राममोहन एक ऐसा व्यक्तित्व जो है, जो बयामी व्यक्तित्व है, वो बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं। और मुझे कहना चाहिए कि समाज सेवी के साथ साथ एक जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन में जो गुण होना चाहिए वो डॉक्टर राममोहन के अंदर हैं। डॉक्टर राममोहन जी एक महान व्यक्तित्व हैं। बचपन से ही हम दोनों भाई साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े। तो जहाँ तक मैंने उनके बारे में जाना कि विशाल हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व हैं, जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। कई स्कूल बनाए, कई मंदिर बनाए। एक जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ईश्वर में असीम आस्था और ईश्वर की तरह ही
माता पिता और बड़े भाई बहनों में आस्था। डॉक्टर राम मोहन के व्यक्तित्व में स्नेह में, ममता में, राष्ट्रमय होने की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कहा जाता है ना, मीठे पेड़ में मीठे फल। डॉक्टर राम मोहन के सुसंस्कार उनके परिवार में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सुखी परिवार से सुखी समाज और सुखी समाज से सुखी राष्ट्र का निर्माण होता है। वाओ मैम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हैं आप? कुसुम जी, मैं फ्राइड इडली बना रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब को और बच्चों को दोनों को ही ये बहुत पसंद है फ्राइड इडली। तो आज मैं उनके लिए फ्राइड इडली आप बहुत बना ख्याल रही रखती हैं डॉक्टर साहब का। नहीं, अपने स्कूल टाइम के बाद मेरे पास जो पल बचता है वो मैं बच्चों को और डॉक्टर साहब को ही देना चाहती हूँ। और अच्छा लगता है जब अपनों के लिए, जो आपसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए कुछ बनाएं, उनको खिलाएं अपने हाथों से, तो जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और अपनों के चेहरे पे जो भाव आते हैं तो बहुत ही संतुष्टि देते हैं। एक बहुत, क्या कहें, शब्दों में नहीं कह सकते, जो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो आज उन लोगों के लिए यही बना रही हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब के लिए भी हम इडली लेके चलते हैं। कुसुम जी, आज इस चांदनी रात में घूमते हुए आपके साथ मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, जो आपके साथ शेयर करूंगी। जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी ससुराल आई, तो जैसे होता है शादी के बाद बहुत सारी उमंगें होती हैं मन के अंदर, तो मेरे मन में भी बहुत सारी उमंगें थी। पर जब जैसे जैसे मेरी शादी के जून में मेरी शादी हुई थी और अक्टूबर में करवा चौथ का त्यौहार आना था, तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आए तो मुझे पता चला मेरी ससुराल में करवा चौथ का त्यौहार नहीं होता है। तो मन को बहुत मायूस हुआ, क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी, अम्मा जी, उनको मैं बोला करती थी, मेरी अम्मा जी, मेरी जिठानियाँ और नंद, कोई भी इस व्रत को नहीं रखता था। मैंने अपने दिल की बात अपनी सासू माँ से कही कि अम्मा जी, मैं इस व्रत को रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को इतनी खुशी से स्वीकार किया, बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम रखना चाहती हो तो इस व्रत को रखोगे। तो मैंने पहली बार, बस उन्होंने ये कहा कि गांव में तुम्हें ससुराल के अंदर नहीं रखना, मेरठ में जहाँ रहते हो वहाँ इस व्रत को रख लो। मैं अपना मेरठ में जब मैंने इस व्रत को किया, तो मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर साहब से शेयर किया। मैंने कहा करवा चौथ का त्यौहार है, मुझे ये व्रत रखना है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, क्योंकि वहाँ होता नहीं था, तो उनको भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था कि इस व्रत में क्या होगा, कैसे करना है, क्यों करना है। मैंने उनको बताया कि ये पति की लंबी आयु के लिए हर सुहागन महिला रखती है, तो मुझे भी ये व्रत रखना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी ये व्रत रखूँगा। हमने कहा आप व्रत रखेंगे? बोले नहीं, जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं रख सकता। तो उन्होंने मेरे साथ ये व्रत रखा, और जब से लेके 89 में मेरी शादी हुई थी, 89 से लेके ये साल मेरे शादी को 30 साल पूरे हो गए हैं। और मैं 31वां करवा चौथ अब बनाऊँगी। इसमें मुझे पानी पिलाते हैं, तब बाद में पानी पीते हैं मेरे हाथ से। मैं कितना भी पहले पिलाना चाहूँ वो नहीं लेंगे पानी, जब मैं पी लूँगी उसके बाद वो पानी पिएंगे। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं जब आप लोगों से कभी किसी से साथ बैठते हैं, तो पुराने लम्हे, पुरानी बातें सारी याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे पुरानी सारी बातें शेयर करके। स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम सोच शिखर में लव मोहन जी का। डॉक्टर राम मोहन का वो नायाब रत्न है जो उनकी सपनों, उनकी उम्मीदों और उनकी पहचान का उगता हुआ सूरज है। लव मोहन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। लव मोहन जी, आपके संस्कार, आपकी परवरिश, आपकी जो कर्मठता, तन्मयता से आपके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक हमें मिलती है। तो आप अपने पिताजी के सपनों, उनकी उम्मीदों को और ऊंचाइयों तक, आकाश की बुलंदियों तक कैसे ले जाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएं।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मुझे बचपन से ही प्रेम, स्नेह, सही विचार, संस्कार और वो हर एक चीज़ जो एक बच्चे को चाहिए होती है, एक इंसान को चाहिए होती है, वो मिली। कहते हैं घर में अगर माता पिता के साथ साथ बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिले, आशीष मिले, उनका स्नेह मिले, तो कहते हैं और भी अच्छा हो जाता है। और मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे बाबा दादी का साथ मिला, काफ़ी लंबे समय तक साथ मिला, उनका प्यार मिला, स्नेह मिला। उनका योगदान मेरे जीवन में एक असीम है। उसी के साथ साथ मेरे पापा को जब मैंने देखा बाबा जी की सेवा करते हुए, अपनी मम्मी को देखा सेवा करते हुए, तो कैसे बड़ों के साथ रहना है बचपन से ही मैंने सीखा। और वो संस्कार जो मेरे पिता में थे शायद काफ़ी हद तक मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर पाया हूँ। मेरे जो बचपन था वो मैं बचपन में ही काफ़ी थोड़ा शाई और रिजर्व नेचर का था, तो अपनी बात नहीं कह पाता था। पर मेरे माता पिता, मेरे पिताजी हमेशा मेरी बात समझ जाया करते थे और जो भी मैं चाहता था वो चीज़ हो जाया करती थी। मैंने हमेशा चाहा कि मैं उनको गौरवान्वित करूं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो। हर चीज़ में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो ले पाया क्यों? क्योंकि जब तक घर से पीछे से किसी बड़े का सपोर्ट नहीं होता आप नहीं कर पाते हैं, और वो सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा। लव मोहन जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या जीवन में क्या प्लान है? आप कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी सोच जो हमारे देश के लिए एक नई पहचान बन सके? जी, ज़्यादा बड़े सपने नहीं मेरे, पर हाँ, मैं देश के लिए और समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पिता के जो सपने हैं वो भी देश और समाज के लिए हैं, तो उन्हीं सपनों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उन्हें और आगे तक ले जाऊँ ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को उसका लाभ मिल सके। जैसे अनाथालय खोलना चाहते हैं मेरे पिताश्री, बुजुर्ग को लिए वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सपने में उनके साथ खड़ा रहूँ। कुछ और भी सपने समाज के गरीब वर्ग के लिए मैं शिक्षा के प्रति कुछ करना चाहता हूँ। जो हमारे माननीय मोदी जी की स्टार्टअप थीम है उसके अंदर मैं कुछ सोचा है मैंने, वो इनोवेटिव है और शायद आने वाले 2-3 सालों में उसे मैं जल्द से जल्द मुकाम पे ले जाऊंगा और निश्चित तौर पर समाज का भला कर सकूंगा। देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूं ताकि जब भी मैं आखिरी सांस लूं तो एक सुकून रहे कि हाँ, देश के लिए कुछ कर पाया। मैं सेना में भर्ती होना चाहता था पर नहीं हो पाया, मैं आर्मी में जाना चाहता था, बट आर्मी में ना जाते हुए भी हम देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वही करना चाहता हूँ। और देखते हैं बाकी माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की जितनी भी दया होगी उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता रहूँगा। लव मोहन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम सोच शिखर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज उस संघर्ष की कहानी आपके बीच लेकर आए जिन्होंने अपनी सफलता के उड़ान को पंख दिए हुए हैं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अंदाजे बयां के साथ हमारे बीच डॉक्टर राम मोहन, जो कि उत्तर प्रदेश मैनपुरी से अपना सफर तय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं कुसुम? बिल्कुल अच्छे हैं, आप सर कैसे हैं? आप अपने जीवन का छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। कुसुम जी, मैं डॉक्टर राम मोहन एक मुजफ्फरनगर जनपद के एक छोटे से गांव में माननीय मास्टर सुखबीर सिंह और माननीय श्रीमती दुलारी देवी जो मेरे माता पिता हैं उनकी मैं 7वीं संतान हूँ। मेरे माता पिता के हम 9 भाई बहन पैदा हुए थे। हमारा छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और वहीं से मैंने अपना एजुकेशन की तरफ इसलिए चला हूँ क्योंकि मेरे माता पिता अध्यापक और अध्यापिका थे। आइए चलते हैं घर में और घर पर बैठ के बात करते हैं। सोच से शिखर तक। डॉक्टर राम मोहन जी, हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर राम मोहन जी, आपको एक शिक्षक ही बनना है, ये ख्याल आपको क्यों आया और कब आया? देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे माता पिता, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे श्रद्धेय पिताजी और मेरी श्रद्धा माता जी दोनों ही अध्यापक और अध्यापिका थे। मैं एक बार अपने पिताजी के साथ मुजफ्फरनगर में घूमने गया था, तो मैं पिताजी की उंगली पकड़ के सड़क किनारे जा रहा था, तो एक उधर से एक मंत्री की गाड़ी निकल रही थी। मंत्री का लंबा काफिला था। एकदम मंत्री की गाड़ी ब्रेक लेती है, ब्रेक लेके मंत्री जी उतरते हैं और उधर को चलते हैं जिधर हम और पिताजी चलते जा रहे थे। तभी पुलिस वाले हमारी तरफ को दौड़ते हैं क्योंकि वो जनता को हटाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मंत्री जी को कोई काम अंदर होगा।
टाउन हॉल था वहाँ पर, तो टाउन हॉल में मंत्री जी जाना चाहते होंगे, लेकिन मंत्री चिल्लाते अरे रुकिए, मेरे गुरुजी को कोई हाथ मत लगाना, और आके सड़क पर ही उनके पैरों में लेट जाते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्री इतना बड़ा, तो मैं पूछता हूँ पिताजी ये क्या, तो पिताजी पूछते हैं उनसे कि आप कौन, तो बताता है कि मैं दीपक कुमार आपका शिष्य, और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने मुझे 3rd और 4th में पढ़ाया था। तो मेरे माइंड में वही वो बन जाता है कि नहीं, मुझे बनना है तो एक अध्यापक बनना है, जिससे मैं भी इस तरह के बच्चों को और मंत्री बना सकूं, बड़े अधिकारी बना सकूं, और वो मेरा उसी तरह से स्वागत करें। डॉक्टर राम मोहन जी, अगर आप शिक्षक ना होते तो क्या बनना चाहते लाइफ में? कुसुम जी, मैं बताऊं, वैसे तो मेरा मन, क्योंकि जब से मेरी बचपन से नींव पड़ी थी ना, मैंने देखा मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, मेरी माताजी पढ़ाते हैं, तो मैं भी वो, क्योंकि टीचर्स का बेटा नाटक करता है टीचर बनने का, मेरा मन टीचर का था। लेकिन मेरी दूसरी इच्छा थी देश की सेना में जाने की। उसके लिए मैं एयरफोर्स में एज ए ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन जैसे ही मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मेरा मकसद ये नहीं है, यहाँ आके मैं केवल सेवा करूंगा सेना की, लेकिन मुझे तो पता नहीं कितने सैनिक निकालने हैं, कितने अधिकारी निकालने हैं, कितने इंजीनियर निकालने हैं। तो तब मेरा मन यही था कि मैं शिक्षक ही बनूं। लेकिन ये है कि अगर कुसुम जी मैं शिक्षक ना बनता तो मैं 100% आज से आर्मी में होता। डॉक्टर राम मोहन जी, आप जिस मुकाम पर हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने किन किन संघर्षों का सामना किया? कुसुम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि मेरे माता पिता के हम 9 भाई बहन पैदा हुए थे, मतलब मैं माता पिता की 7वीं संतान था। मेरे माता पिता टीचर्स थे, एक छोटा परिवार, शिक्षक को सैलरी कम मिलती है, बहुत विषम परिस्थितियां थी। इन विषम परिस्थितियों में जब मैं पढ़ने लगा तो हमें यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलना बड़ा मुश्किल काम होता था। हम यहाँ तक करते थे कि जो कपड़े सुबह पहनते थे, स्कूल जाते थे, शाम को आकर उनको धोते थे, धोकर उनको प्रेस करने के लिए केवल ऐसे ही तय करके तकिए के नीचे लगाकर सो जाते थे, जिससे वो कपड़े प्रेस पे लगे। हम विद्यालय से आकर, क्योंकि हम गाय पालते थे, तो उन गाय को चराने में लेके जाता था। मेरे हाथों में बुक होती थी, मैं अपनी गायों के साथ उनको नहर की पट्टी पर छोड़ देता था और वो वहां चरती रहती थी और मैं पढ़ता रहता था। मैंने इस तरीके से काम किया। इस तरह से चलते चलते मैं आपको बताऊं कि इसमें भी आने का, टीचिंग का इसमें मेरा बहुत बड़ा वो है कि जब मैं एक बार फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने के लिए, जब 12वीं तक में तो गाय चराई, इस तरह से पढ़ा, मैंने स्कॉलरशिप ली। मेरे एक धुन रहती थी, मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आऊंगा तो मुझे बुक्स लाइब्रेरी से मुफ्त मिलेगी, मुझे मेरी फीस माफ हो जाएगी। तो मैं सदा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हाई स्कूल में, उसके बाद इंटर में मैं फर्स्ट आया। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, तो बीएससी में भी मैंने यही किया कि मुझे कॉलेज से मिल जाती थी। फिर मैं और बीएससी के साथ में ये भी करता था कि मैं अपने से छोटे बच्चों को, जैसे कि मैं बीएससी में था तो 12th वालों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक बार की आपको एक घटना और बताता हूँ कि मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को लेकर एक बार हसनापुर घूमने के लिए चला। मेरठ में एक विद्यालय था, इलेक्ट्रा विद्यापीठ, जो आजकल ट्रांसलैम एकेडमी के नाम से जाना जाता है। उस विद्यालय में एक बहुत सुंदर भारत का नक्शा था। मैं शाम को 5 बजे पहुंचा। मैंने कहा कि हम अंदर आना चाहते हैं, नक्शा देखना चाहते हैं। तो मुझे एक गार्ड थे वहां पर, मेरा नाम भी याद है आज भी, दयाल सिंह। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि हम ऐसे किसी को अलाउ नहीं करते। मैंने कहा भैया दयाल, मैं आपका नक्शा देखना चाहता हूँ, देख के वापिस चला जाऊंगा। कहने लगे नहीं, आप आना है तो 11 बजे आइए, प्रिंसिपल से परमिशन होगी तब आप देख सकते हैं। थोड़ी हल्की सी वो हुई, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन दयाल सिंह हमें हाथ पकड़ के कहने लगे आप बाहर निकलिए। मैंने कहा दयाल सिंह हाथ मत लगाइए, और एक दिन दयाल सिंह आप मुझे सैल्यूट ना मारे तो मुझे कहना। कहने लगा बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, आप जाइए। मैं चला आया वहां से। उसके बाद मेरे मन में धुन थी, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में सेलेक्ट हो गया। लेकिन मैं इस दिन वहां जब सेलेक्ट हो गया था, पढ़ ही रहा था कि मैंने एक न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया देखा, तो उसमें लगा कि इलेक्ट्रा विद्यापीठ में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। मेरे मन को लगा कि मुझे इलेक्ट्रा में जाने का चांस मिल रहा है। मैंने वहीं से एक एप्लीकेशन टाइप करी और पोस्ट कर दी। थोड़े दिन बाद मेरा इंटरव्यू का वहां आ गया कॉल लेटर। मैं पहले रिटन एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, फिर मेन एग्जाम हुआ दोबारा से, वो भी क्वालिफाई किया, प्रिंसिपल इंटरव्यू हुआ, वो भी क्वालिफाई किया। अब मेरा मैनेजमेंट से इंटरव्यू हुआ,
तो मैंने वो भी क्वालिफाई कर लिया और मैंने ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर जहां मुझे 4,500 रुपये स्टाइफंड मिलता था वहां 1,200 रुपये पे आके एक प्राइमरी टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब प्राइमरी टीचर को कौन गार्ड सैल्यूट मारेगा? कोई नहीं मारेगा, कभी नहीं मार सकता। अब मैंने वहां मेहनत करनी शुरू करी। मैं क्या करता था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम में 12th वाले बच्चों को पढ़ाता। मैं कभी जब मुझे समय मिलता तो मैं जाकर पौधों को देखने लगता। मैं स्विमिंग पूल पे पहुंच जाता, वहाँ घुड़सवारी थी, मैं हॉर्स राइडर भी करने लगा, सिखाने लगा बच्चों को, अपने आप सीख के बच्चों को सिखाने लगा। उससे मैनेजमेंट खुश हुई, मैनेजमेंट ने मुझे पहला प्रमोशन दिया पीआरटी से टीजीटी। मैं फिर भी मेहनत करता, जबरदस्त मेहनत में, मैथ्स कंट्रोल देखना, प्रिंसिपल किसी और को कहते थे टाइम टेबल बनाना, मैं चुपचाप लगता था कि इन्होंने ऐसे ऐसे बताया है। मैं तुरंत रात दिन बैठ के काम करता और मेरा टाइम टेबल बन जाता। तो मैं जाके वो कहते तुमने टाइम टेबल कैसे बना लिया, मैंने तुम्हें काम नहीं दिया था। मगर सर आप देख लीजिए, अच्छा है तो ठीक है। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे पीजीटी बना। पीजीटी बनाने के बाद एक दिन मुझे एज ए वाइस प्रिंसिपल दैट इज सीनियर सुपरवाइजर मुझे बना दिया। सीनियर सुपरवाइजर के अंदर में गार्ड होते थे। तो मैंने उस दिन मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई तो वहां सबने आके मुझे सैल्यूट किया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि नाउ राम मोहन जी हमारे इंचार्ज हैं, वाइस प्रिंसिपल हो गए। तो तब मैंने दयाल सिंह से कहा कि दयाल सिंह क्या तुमको याद है कि एक दिन एक स्टूडेंट ने आपको कहा था कि तुम मुझे सैल्यूट मारोगे? कहने लगा कौन सर? आप याद करिए, एक शाम को आपने एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया था, मैं वो राम मोहन हूँ। तो तब मेरे पैरों में लेट गया। कहने लगा सर मैं मान गया, मुझे कभी ये नहीं पता था कि आप आते थे। मैं कभी कोई सोचता था ये कोई चेहरा देखा हुआ है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी आपसे बहस हुई थी। तो मुझे जिद से किसी चीज को पाने की मेरे मन में वो होती थी। अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरी सोच में अगर आ गया कि ये होना है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर जाता था। क्योंकि डॉक्टर कुसुम मोहन ने मेरे साथ पग से पग लगाकर चली हैं। जब से वो मेरी जिंदगी में आई हैं, कभी मैंने उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। अगर मैं उदास होता हूं तो वो मुझे आवाज देती हैं कि उठो, आप बिल्कुल परेशान ना हो, भगवान हमारे साथ है। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद, मतलब वो मुझको ऐसे कहती है, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद आपके साथ है। और जब मैं थक जाता था तो मुझे याद आती है अपने बेटे की मुस्कान, उसकी एक मुस्कान पर। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी की चंचलता और छोटी बेटी की अटखेलियां, कहीं मुझे यहाँ से छेड़ देना, कभी ऐसे खेर देना। इन बड़ा बेटा लव मोहन, उसके बाद बेटी लवीना मोहन, देन लावण्या, इन तीनों ने मुझे जब भी मैंने थकावट महसूस करी तो मुझे मुस्कान दी तो मैं थका ही नहीं और मैं आगे बढ़ता चला गया। इस तरीके से कुसुम जी, इन लोगों का मेरी जिंदगी में सहयोग रहा है। डॉक्टर राम मोहन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। तो दर्शकों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई शख्सियत, किसी नई पहचान और किसी नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल। सोच से शिखर तक।